हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतुराज भारद्वाज और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सफलता की कुंजी पर। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमें आशा है कि आप अपना कर्तव्य बाखूबी निभा रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी शुरुआत हुई है एनसीईआरटी के ज्योग्राफी से, जिसमें हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया था और उसे पूरा भी किया। फिर हमने क्लास 7 का ज्योग्राफी स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा था कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं, पारितंत्र, इन सब चीज़ों का हमने फर्स्ट चैप्टर में 7th में अध्ययन किया। उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमारा था पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, हमने उसमें जानकारी लिया। आज हमारा क्लास 7 के ज्योग्राफी का जो है एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों आवर चेंजिंग अर्थ। आवर चेंजिंग अर्थ दोस्तों क्या है? यह है हमारी बदलती पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम इसमें जानेंगे कि पृथ्वी के स्थल रूपों में बदलाव किस प्रकार से होता है। हमारे जो पृथ्वी के स्थल रूप हैं उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव कैसे आते हैं, उसमें चेंजिंग किस प्रकार से होता है। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक को मिलती रहे आसानी से। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी बदलती पृथ्वी में। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा प्लेट टेक्टोनिक होगा, अर्थ मूवमेंट होगा, वोल्केनो होगा, अर्थक्वेक होगा, वेदरिंग एंड इरोजन भी होगा। दोस्तों, प्लेट को प्लेट ही बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक को प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं, विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं इसको। अर्थ मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पृथ्वी का विकास बोलते हैं, स्थल रूपों का विकास ये हो गया। ये वोल्केनो हमारा ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी। ये अर्थक्वेक हमारा भूकंप हो गया। ये वेदरिंग और ये इरोजन जो है वह क्या हो गया दोस्तों? वेदरिंग एंड इरोजन को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? वो अवक्षेप तथा इसे कुछ करके इसको हिंदी में भी बोलते हैं। तो आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं। सबसे पहले ये प्लेट टेक्टोनिक आता है दोस्तों। प्लेट क्या होता है दोस्तों? प्लेट किसको कहते हैं दोस्तों? प्लेट होता है हमारा स्थल मंडल का भाग। प्लेट को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल का भाग, स्थल मंडल का भाग। और ये जो टेक्टोनिक होता है दोस्तों, विवर्तनिकी जो होता है वह होता है प्लेट की गति, प्लेट की गति। और इससे मिलकर क्या बना हुआ है दोस्तों? यह प्लेट विवर्तनिकी। दोस्तों, यह जो पॉइंट है वह आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ नहीं है। क्यों नहीं दिया हुआ है दोस्तों? इसका थोड़ा सा चर्चा हुआ है आपके शुरू के पैराग्राफ में, जो कि आप पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसका विशेष रूप से आप अध्ययन जो है सो क्लास 11th में कीजिएगा। क्लास 11th में आप इसे विशेष रूप से अध्ययन कीजिएगा। लेकिन यह प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक जो है वह क्या है, इसको थोड़ा सा आज जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये प्रश्न एक था कि जो है वह महाद्वीप, महासागर, महासागर, पर्वत पठार तथा मैदान घाटी, इन सब चीज़ों का जो है स्व निर्माण कैसे होता है धरती पर जो है, हमारी पृथ्वी पर जो है सो इन सब चीज़ों का निर्माण कैसे होता है। शुरुआत में हमारे पास ये प्रश्न आया था दोस्तों। हम आजकल अपनी विश्व को कुछ इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों। ये हमारा विश्व का एक मैप मान लीजिए है। ये इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से ये हमारा देख लीजिएगा आप थोड़ा। ये इस प्रकार से ये हमारा विश्व है।
कुछ इस ढंग से, यहाँ पे इस ढंग से ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया का भाग, ये एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका इधर, और यहाँ पे प्रशांत महासागर, ये हमारा अटलांटिक महासागर होगा, ये हमारा हिंद महासागर, यहाँ पे हमारा आर्कटिक महासागर, यहाँ पे हमारा। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न स्थल रूप हमारे जो हैं धरती के, हमारे विभिन्न जो स्थल रूप है वो किस प्रकार से बनते हैं, तो ये हमारा प्रश्न था। तो इस प्रश्न ने सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वैगनर जो थे, अल्फ्रेड वैगनर, उसने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया, इसको क्या बोलते हैं, सीडीटी का सिद्धांत, सीडीटी थ्योरी बोलते हैं। सीडीटी क्या होता है दोस्तों, ये होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये क्या होता है दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है महाद्वीप खिसकाव सिद्धांत। ये किसने दिया था दोस्तों, ये अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था ये सिद्धांत, जो कि उसी सारे कुछ प्रश्नों के जो हैं उत्तर देने के लिए बनाए गए थे। इसमें कुछ गलतियां हुई दोस्तों, कुछ चीज़ें इससे नहीं पूरी हो पाई, ये अधूरी रह गई, जिसके कारण फिर से ये अल्फ्रेड वैगनर जो था वह पहला सिद्धांत दिया था, सीडीटी का सिद्धांत, सीडी थ्योरी दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। इसमें कुछ कमी हो जाने के बावजूद होने के कारण जो है वो फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आए, उसका नाम था, दूसरे वैज्ञानिक जो थे वो थे हैरी हैस जो थे दोस्तों, उसने जो है SFST का सिद्धांत दिया था। उन्होंने SFST का सिद्धांत दिया था। ये SFST क्या होता है दोस्तों, ये होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, महासागर की सतह का विस्तार। इसका मतलब होता है दोस्तों महासागर की सतह का विस्तार। इस प्रकार से ये दो थ्योरी बनाए गए। इसके बावजूद भी इस प्रश्नों के सारे उत्तर हमारे पास नहीं मिल पाए। उसके बाद हमारा ये तीसरा जो आया वह हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया, जिससे हमने कि इन चीज़ों को आसानी से जानने का प्रयास किया है। इसके बारे में हम विशेष जानकारी जो है सो क्लास 7th में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम इतना ही जानेंगे, इस चैप्टर के अनुसार, इस क्लास के अनुसार, इस लेवल के अनुसार हम इतना ही जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या था। तो उन सारे प्रश्नों की क्या था प्रश्न हमारे पास कि महासागर, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, इन सब चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ। इन्हीं चीज़ों के उत्तर के लिए हमारे पास ये सब टेक्टोनिक, ये इस प्रकार से ये हमारे थ्योरी बनाए गए थे, इसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। तो ये हमने जान लिया है। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास हमारा अगला टॉपिक जो आता है वह अर्थ मूवमेंट होता है। अर्थ मूवमेंट क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ। अब दोस्तों प्लेट जो होता है वह पृथ्वी की सतह में परिवर्तन के कारण प्लेट में क्या होता है दोस्तों, गति होता है। पृथ्वी की जो गति होती है दोस्तों वो बल के आधार पे विभाजित उसको किया जाता है। पृथ्वी के अंदर बल लगता है दोस्तों, जिसके कारण उसमें क्या होता है, उसमें सतह में परिवर्तन होता है दोस्तों। ये बल कैसा होता है दोस्तों, एक होता है इंडोजेनिक फोर्स होता है, एक एक्सोजेनिक फोर्स होता है। इंडोजेनिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतःजनित बल। इंडोजेनिक फोर्स को हम बोलते हैं अंतःजनित बल, और ये एक्सोजेनिक फोर्स को हम बोलते हैं बहिर्जनिक बल। इस प्रकार से अब इंडोजेनिक बल क्या होता है दोस्तों, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल घटित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, अंतःजनित बल बोलते हैं।
इसको भी फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक हो गया सडन फोर्सेज, ये एक हो गया डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज। ये सडन फोर्सेज क्या होता है? ये आकस्मिक बल होता है दोस्तों। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आकस्मिक बल। आकस्मिक क्या होता है दोस्तों? ये अचानक से हो जाता है। और डायस्ट्रॉफिक होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पटल विरूपण बल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल, ये हो गया डायस्ट्रॉफिक फोर्स। इसको पटल विरूपण बल बोलते हैं। इसको फिर एक भाग में बांट दिया गया है, इसको बिल्डिंग माउंटेन्स कहते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल भी इसको बोलते हैं। और ये सडन फोर्सेज हमारे पास 3 प्रकार से आते हैं, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इंडोजेनिक फोर्स के रूप में काम करते हैं। ये क्या क्या होते हैं दोस्तों? ये अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होती है और भूस्खलन होता है। तो ये आंतरिक भाग में होते हैं। उसके बाद ये एक्सोजेनिक फोर्स बाह्य जनित बल में आता है हमारे पास अपर्दन और निक्षेपण, इरोजन एंड डिपोजिशन। अपर्दन क्या होता है दोस्तों? हवा, जल या किसी अन्य माध्यम से जब किसी चीज का क्षय होता है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वह इरोजन होता है। और जब दूसरे जगह पर जाके जमा होता है तो क्या होता है? वह निक्षेपण होता है, डिपोजिशनल उसको बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। तो यह किनके द्वारा होता है दोस्तों? रिवर के द्वारा होता है, नदी के द्वारा, वाइंड के द्वारा, हवा के द्वारा होता है दोस्तों, सी वेव्स के द्वारा होता है, समुद्री तरंग के द्वारा होता है और ग्लेशियर्स के द्वारा होता है। ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों? हिम नदी होता है, बर्फों की नदी। तो इन सब चीज़ों में हम भूकंप, अर्थक्वेक, वोल्केनो को जानेंगे और रिवर वाइंड किस प्रकार से जो है वह वेदरिंग करती है, इरोजन करती है। इन सब चीज़ों को अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वोल्केनो क्या है। वोल्केनो क्या होता है दोस्तों? ए वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरुप्ट सडनली। ये क्या कह रहा है दोस्तों? वोल्केनो क्या होता है? यह ज्वालामुखी होता है, यह भूपर्पटी पर खुला हुआ एक छिद्र होता है। यह कह रहा है वोल्केनो इज ए वेंट, यह एक छिद्र होता है। यह भूपर्पटी है हमारा क्रस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यह क्रस्ट पर एक छिद्र होता है जिससे कि पिघले हुए पदार्थ, यहाँ पे नीचे जो ये मैग्मा है, मेंटल में जो ये हमारा मैग्मा चेम्बर है, यहाँ आप देख सकते हैं ये मैग्मा चेम्बर लिखा हुआ है। और मैग्मा चेम्बर में जो हमारा यह तरल पदार्थ, हमारा लिक्विड फॉर्म में ये जो पदार्थ है, इसको हम मैग्मा बोलते हैं। ये मैग्मा क्या करते हैं दोस्तों? यह अचानक से निकलता है। मोल्टेन मटेरियल जो होता है वह तरित पदार्थ इसको बोलते हैं। यह थोड़ा जो होता है यह इरुप सडनली होता है दोस्तों। यह एकाएक बाहर निकल जाता है। इसके कारण जो है सो इस प्रकार से यह गैस, राख, ये क्रेटर इस प्रकार से ये फैल जाते हैं। ये वेंट होता है, छिद्र, इस प्रकार से इससे बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से यह स्थलाकृति यहाँ पे बन जाती है। किसके कारण बन जाती है दोस्तों? वोल्केनो के कारण बन जाती है, ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी के कारण ये स्थलाकृति पृथ्वी पर ये बन जाती है। तो इससे हमारी स्थलाकृति में बदलाव होती है। उसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों अर्थक्वेक। अगला हमारा आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है दोस्तों? ये हमारा भूकंप होता है जिससे हम भली भांति परिचित हैं। ये भूकंप में अब हम जानेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं भूकंप में। तो फोकस क्या होता है दोस्तों? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि भूपर्पटी क्या होता है दोस्तों? क्रस्ट होता है। भूपर्पटी पर वह स्थान, भूपर्पटी के नीचे जो होता है, भूपर्पटी के नीचे जो एक स्थान होता है जहाँ से क्या होता है, ये पृथ्वी का मूवमेंट स्टार्ट होता है। पृथ्वी का मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस चित्र के माध्यम से, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है ये पृथ्वी का मूवमेंट। और जहाँ से यह स्टार्ट होता है इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम क्या कहते हैं? फोकस बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से इसको फोकस बोलते हैं। और इसके बाद इस फोकस से नज़दीक, सबसे नज़दीक सतह पर का सेंटर,
देख सकते हैं, इसको इपिक सेंटर बोलते हैं। ये फोकस से सबसे नज़दीक जो जगह है हमारा पृथ्वी के सतह पर सबसे नज़दीक का भाग, वो बिंदु क्या कहलाता है? इपिक सेंटर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र बोलते हैं। इपिक सेंटर को क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। और इस फोकस को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र शब्द से आप जान सकते हैं जहाँ की भूकंप का क्या है? उद्गम स्थान होता है, उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। और उससे सबसे नज़दीक जो होता है वह सतह पर का भाग होता है, उसको इपिक सेंटर या अधिक केंद्र बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा प्लेट है, और इस प्रकार से ये जो है सो प्लेटों पर भूकंप की तरंगे जो हैं सो सभी दिशाओं में क्या है, इस प्रकार से यह बाहर निकल रही है। इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इपिक सेंटर को परिभाषित किया गया है कि द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड इपिक सेंटर। इसका कहने का मतलब है उद्गम केंद्र से दोस्तों भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को, वही बात है दोस्तों, जो है उद्गम केंद्र से भू सतह पर जो है सबसे निकटतम जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? हम इपिक सेंटर बोलते हैं, या उसको अधिकेंद्र भी बोलते हैं। अधिकेंद्र का परिभाषा, फोकस का परिभाषा आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे। फोकस का परिभाषा यहाँ भी दिया हुआ है कि दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स, इट इज द ऑरिजिन ऑफ द सिस्मेटिक एनर्जी। ये क्या होता है दोस्तों? इसका कहने का अर्थ है वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों? उद्गम केंद्र होता है। इसका कहने का अर्थ यही है दोस्तों, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। दिस इज ए वेयर अर्थक्वेक इज ऑकर्स, इसका कहने का वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। इट इज ए ऑरिजिन ऑफ द सिस्मेटिक एनर्जी, वह भूकंपीय ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों? उद्गम केंद्र कहलाता है। तो ये ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक है। यह भूकंप की उत्पत्ति के बारे में हमने इसमें थोड़ा सा जानने का प्रयास किया कि अर्थक्वेक वह किस प्रकार से आता है। ये उसका फोकस होता है, इसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। इससे सबसे नज़दीक का भाग ये हमारा इपिक सेंटर होता है, इसको अधिक केंद्र बोलते हैं। और ये हमारा इस प्रकार से ये तरंगे सारे इस प्रकार से फैली हुई होती है। तो ये हमारा अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है। इसके बाद हम आगे जानेंगे कि अर्थक्वेक में थोड़ी सी क्षति हुई थी। आप लोग जानते होंगे गुजरात के भुज का एक घटना आप लोग के समक्ष आया होगा कभी कि ये अर्थक्वेक हिट्स भुज, कहने का अर्थ है भुज में भूकंप के झटके देखे गए थे दोस्तों। तो उसमें क्या होता है? ए मैसिव अर्थक्वेक measuring 6.9 on रिक्टर स्केल हिट्स भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। यह कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में क्या होता है दोस्तों? रिक्टर स्केल पर 6.9 देख सकते हैं दोस्तों। रिक्टर स्केल क्या होता है दोस्तों? यह भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो है वह यंत्र होता है दोस्तों। भूकंप की तीव्रता मापने वाला अन्य यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? ये आपका रिक्टर स्केल, ये हमारा होता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। तो उसमें दोस्तों यह 6.9 की तीव्रता वाला ये हमारा भूकंप आया था, जिससे कि बहुत ही क्षति हुई थी। दूसरा है हमारे पास ये सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड। ये क्या है? स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड। इसका कहने का अर्थ हुआ है सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ था वह हमारे स्कूल प्रभावित हुए थे। वहाँ पर क्या है, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 दोस्तों स्टूडेंट्स की 31 शिक्षकों की मौत हुई थी दोस्तों। 971 स्टूडेंट और 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी यहाँ की इस प्रकार से इमारतें गिरने के कारण। थर्ड जो हमारा था वह भुज रिलीफ बिफोर बिलाइटेड। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों क्या? भुज में निराशाजनक राहत, निराशा थी फिर भी कुछ राहत मिलने का यहाँ पे जो है सो काम हुआ था। क्या राहत मिला था दोस्तों? द 3 days आफ्टर द क्वेक, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि नहीं पहुंच सका था दोस्तों। इसके कारण जो है सो वह क्या था? चिंताजनक स्थिति थी। उसके बाद था यह
डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, भुज की तबाही किस प्रकार से हुई थी? तो फोन लाइनें जो थी, जल पाइप लाइनें थी, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें थी, वो सारे जो है सो अवरोधित हो गए थे। इसके बाद ये पांचवा था फायर इन द सिटी, शहर में आग। ये क्या था? हंड्रेड्स ऑफ फायर्स, इसके कारण अनेकों स्थानों पर आग लगे थे, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण। किसके हुए थे? चारकोल एंड अंगीठी। अंगीठी क्या होता है दोस्तों? यह आग के कुछ प्रकार के टाइप होते होंगे, इसको अंगीठी एक किताब में आपके लिखा हुआ है, अंगीठियाँ। तो इसके कारण जो है सो वह आपका चारकोल कुकर से ऑपरेटन हुआ था दोस्तों। यह हंड्रेड्स फायर, मतलब अनेकों आग हो गए, अनेक स्थानों पर क्या हुआ? आग फैल गए थे दोस्तों। उसके बाद हमारा ये छठा है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अर्थक्वेक जोन, यानी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा हो गई थी दोस्तों। यह भूकंप प्रभावित हो गया था, इसके कारण यहाँ पर क्या है, तो आपातकाल की घोषणा हो गई थी। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स द ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उसके बाद ये सातवां, ये सीएम अपील्स टू द सेंटर, ये क्या मुख्यमंत्री ने केंद्र की सरकार से क्या अपील की थी? वह था कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय मांग की सहायता की। वही बात है दोस्तों, इसको आप जान लीजिए, ये भूकंप से कितना बड़ा खतरा हुआ था, यही इस माध्यम से दिखाया गया है कि भूकंप में क्या है सो कितना बड़ा खतरा हुआ था ये। इसके बाद हमारा आता है, अब हम जानेंगे बाह्य इरोजन और डिपोजिशन में, अपक्षय अपर्दन में हम जानेंगे कि क्या है यह नदी, रिवर किस प्रकार से है जो अपक्षय करती है, अपर्दन करती है। तो इसमें हम जानेंगे कि व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टेप वैली साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, जब नदी होती है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब नदी, इस बीच में लिख लीजिएगा, जब नदी किसी खड़ी ढाल वाली घाटी से, व्हेन द रिवर टम्बल स्टीप एंगल, किसी खड़ी ढाल वाली जगह से, इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ खड़ा ढाल है जहाँ से नीचे गिर रही है, और फिर ये जो है सो इस प्रकार से खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, और ये घाटी होती है दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानों की। तो इसके बीच में यह क्या बनाती है? वाटरफॉल बनाती है, जलप्रपात बनाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हार्ड रॉक है यहाँ पे। इस प्रकार से जब घाटी पर, जब खड़ी ढाल वाली जगह पर नीचे कहीं पे गिरती है नदियाँ, तो इस प्रकार से वह क्या करती है? वाटरफॉल बनाती है, जलप्रपात बनाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, इधर देयर इज थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। कहने का अर्थ में सैकड़ों छोटे बड़े जलप्रपात विश्व में है। सबसे ऊंचा, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंगल फॉल वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, जो है सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में जो है वह एंजल है, एंजल फॉल्स, एंजल जलप्रपात जो है सो साउथ अमेरिका में जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद जो है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका में जो है, यह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच के बॉर्डर पर जो है वह नियाग्रा जलप्रपात है। उसके बाद हमारा दोस्तों तीसरा जो है वह विक्टोरिया जलप्रपात है, वह द बाउंड्री ऑफ जम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका, यह अफ्रीका महादेश के जम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है हमारा विक्टोरिया फॉल्स है। तो इस प्रकार से ये कुछ फॉल्स हमारे पास दिए हुए थे, जिसमें कि यहाँ पे हमारा नियाग्रा जलप्रपात का चित्र भी हमारे पास बनाया हुआ था, नीचे में दिया हुआ था, ये हमारे बुक में दिया हुआ था। अब नदियों के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं दोस्तों। अन्य कार्य क्या होते हैं दोस्तों? नदियों के अन्य कार्य में होते हैं, वह विसर्प बनाते हुए चलती है। किस प्रकार से दोस्तों? ये सांप की आकृति से इस प्रकार से जब चलती है तो इसको विसर्प की आकृति बोलते हैं।
दोस्तों इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन, जब जो नदी होती है मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स, यह क्या करती है दोस्तों, यह मोड़दार मार्ग पर बहने रहती है। इस प्रकार से यह सर्प की तरह, इस प्रकार से सांप की तरह जो बहने लगती है। तो इस मोड़दार जो है इस मोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, ये इसको विसर्प बोलते हैं, इसको मेंडर्स बोलते हैं। जब इस प्रकार से ये चलने लगती है तो इसको मेंडर्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा इसका दूसरा काम होता है कि द मेंडर्स लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ऑफ द कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक। यह क्या होता है दोस्तों, जब नदी जो होती है ये इस प्रकार से जब विसर्प बनाते हुए चलती है तो कभी कभी क्या करती है दोस्तों, इस प्रकार से ये छूट जाता है। ये कुछ पानी जो होता है यह भाग उससे कुछ दूर से नदियाँ इस तरह से बहने लगती है और ये भाग इस बाहर में ही छूट जाता है, जो कि झील के रूप में यह बच जाता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो झील बोलते हैं। जब इस प्रकार से इस ऑक्सबो यानी कि गाय के खुर के समान, गाय के जो पैर होता है उसके समान से यह झील बन जाता है। इसको ऑक्सबो झील भी बोलते हैं, इसको चाप झील भी बोलते हैं हिंदी में, या गोखुर झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गोखुर झील भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सबो लेक हुआ। यह कैसे बनता है, ये समझ लिया कि जब नदियां जो है वह दूर से बहने लगती है और यह बीच में यह कुछ पानी का जो क्षेत्र है वह गाय के खुर के समान, गाय के पैर के समान यह इस प्रकार से बच जाता है, तो यह गोखुर झील या ऑक्सबो लेक भी इसको बोलते हैं। यह जो है फीचर्स मेड बाय द रिवर इन अ फ्लड प्लेन, ये कहने का मतलब है बाढ़कृत मैदान में जो है नदियां जो है किस प्रकार से यह बाढ़कृत मैदान का जो है निर्माण करती है। इसके बाद हमारा वर्क्स ऑफ रिवर में हमारा आता है कि जब नदियां जो है वह अपने अंतिम बिंदु में पहुंचने वाली होती है दोस्तों, एज द रिवर अपर्चेस द सी, जब वह समुद्र में पहुंचने वाली होती है दोस्तों, तो द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, उस पानी का क्या होता है दोस्तों, बहाव जो है सो वह बहुत कम हो जाता है, उसके प्रवाह का तेज प्रवाह जो रहता है कम होता है। एंड रिवर बिगेंस टू ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम, यह बहुत सी धाराओं में बट जाती है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। वही बात दोस्तों हिंदी में भी है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदियों का प्रवाह क्या होता है दोस्तों, धीमा हो जाता है तथा अनेक नदियां जो है वो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसके कारण क्या, इसको क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मुख्य नदियां इधर से आई है और इस प्रकार से यह यहाँ समुद्र में मिलने समय क्या हो जाती है, इस प्रकार से ये बहुत सारी धाराओं में बट गई है। अब इस धाराओं पे जब ये बटती है दोस्तों तो इसके बीच में यह क्या करती है, सुंदरबन, जैसे डेल्टा आप जानते होंगे हमारे गंगा का डेल्टा है, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, डेल्टा जब मुहाना इसका होता है दोस्तों, ये नदियों के मुहाने पर जो होता है यह अवसाद जमा करने लगते हैं दोस्तों। जब नदियां दूर से आती है अवसाद को लेकर और इस बीच में ये क्या करती है, अवसादों को जमा करने लगती है। इसी अवसादों के कारण यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, डेल्टा का निर्माण होता है। इसके बाद हमने नदी के कार्य जान लिए हैं, नदी किस प्रकार से अपरदन करती है, इरोजन करती है। उसके बाद इसका फिर डिपोजिशन कैसे होता है, निक्षेपण कैसे होता है, ये भी हमने जान लिया कि नदियाँ किस प्रकार से करती है। उसके बाद हमारा आता है कि समुद्री तरंग, सी वेव्स जो होता है वह किस प्रकार से जो है सो क्या करती है, अपरदन करती है, इरोजन करती है। तो इसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले कुछ पहाड़ियाँ होती है, जैसे कि ये पहाड़ियाँ थी हमारे पास, और ये हमारा सबसे पहले ये समुद्री गुफा जैसे एक पॉइंट है। समुद्री गुफा का निर्माण कैसे दोस्तों, सी केव का निर्माण कैसे होता है, तो ये हमारी समुद्र की जलधाराएं हैं और ये हमारे पर्वत के कुछ भाग हैं, जिस पे धाराएं जो है होती है क्या करती है, समुद्र की तरंगे जो होती है सो इससे टकराती है तो इस प्रकार से ये गुफा बन जाता है। टकराते इस प्रकार से वह गुफा बना देती है और फिर टकराते रहती है, जिसके कारण से इसके साइड से ये चारों भाग जो है तो पतले हो जाते हैं और सिर्फ इसमें ये इस प्रकार से ये छत बन जाते हैं। और जब ये सिर्फ छत बन जाते हैं, सिर्फ छत बच जाते हैं,
तो इसको क्या बोलते हैं, तटीय मेहराब बोलते हैं, सी अर्च बोलते हैं। इस प्रकार से ये सी अर्च हो गया। उसके बाद जब ये छत भी टूट जाते हैं, इस पे इसके क्या करते हैं दोस्तों, समुद्री तरंग के कारण जब ये छत भी टूट जाते हैं तब वह इस प्रकार से एक दीवार के रूप में बीच में खड़े हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। उसकी वही बात है दोस्तों। उसके बाद ये स्टैक भी हो गया और उसके बाद ये हमारा सी क्लिप क्या होता है दोस्तों, समुद्रीय भृगु। यह क्या होता है, जल के ऊपर जो दोस्तों कोई भी ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो पर्वत के चट्टान के रूप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, समुद्रीय भृगु बोलते हैं। ये हमारा समुद्रीय भृगु कोई भी जल के ऊपर जो उठा हुआ बीच में, ये हमारा सी क्लिप कहलाता है, समुद्रीय भृगु कहलाता है। उसके बाद ये हमारा सी बीचेज हो गया। जब दोस्तों समुद्री तरंग किनारों पर से समुद्री तरंग होती है दोस्तों, ये क्या करती है, किनारे पर आती है और जाती रहती है। इसके बीच में यह क्या करती है, कुछ अवसादों को यह किनारों पर ले जाके छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ बीच का निर्माण होता है, पुलिन का निर्माण होता है, समुद्री पुलिन का। तो इस प्रकार से ये समुद्रीय तरंग जो होती है वह क्या करती है दोस्तों, अपर्दन करती है। किसका करती है, क्षय करती है, इस पर्वत का इस तरह से क्षय करती है। इसके बाद हमारा जो है वर्क्स ऑफ आइस। आइस क्या होता है दोस्तों, ग्लेशियर। ये ग्लेशियर क्या होता है, आइस क्या होता है, हिम नदी होती है। यह बर्फ की नदी होती है, ये बर्फ की नदी होती है। आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, ये बर्फ की नदी होती है। यह क्या करती है दोस्तों, अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी यहाँ पे होता है दोस्तों, इसको और पत्थरों को क्या करती है, अपर्दित करती है, इसको काटती है और इसके नीचे में भूदृश्य में क्या करती है, इसके अंदर में गहराई करती है, इसको खोदती है ये नदियाँ, जिसके कारण क्या होता है, यह गहरे गर्त का इस बीच में निर्माण होता है। और फिर ये बर्फ की जो सारी यहाँ के बर्फ ये सारे पिघल के क्या करते हैं, इसके पानी इस गर्त में जमा होती है, जिसके कारण क्या होता है, झील का निर्माण होता है इस बीच में। हिमनद के द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, छोटे बड़े शैल एवं रेत की तलछट निक्षेपित होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हिमनद के हिमोड बोलते हैं, जिस बीच बीच में ये उभरे हुए भाग। तो इस प्रकार से ये विभिन्न स्थलाकृतियाँ क्या होती है दोस्तों, हिम नदियों के द्वारा, आइस के द्वारा ये बनती है। जैसे कि हमारा आइस के अपर्दन के कारण ये हमारा झील बन गया, तो ये हमारा स्थल रूप एक प्रकार से है, ये घाटी हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो हिम नदियाँ हैं वह स्थल रूपों के बदलने में मदद करती है। इसके बाद हमारा वाइंड जो है, पवन हवा, यह किस प्रकार से दोस्तों स्थलाकृतियों में बदलाव करता है। तो दोस्तों रेगिस्तान में क्या होता है, एक रेगिस्तान का हम उदाहरण ले लिए, जिसमें क्या होता है, हवाएं बहुत तेज चलती है। इसमें जो है सो हवा क्या करती है, अपर्दन एवं निक्षेपण का क्या होता है दोस्तों, हवा ही मुख्य कारण होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक आकार के सेल देखते होंगे दोस्तों। जब आप रेगिस्तान घूमने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से ये टीला होता है और नीचे का आधार इस प्रकार से होता है, छत्रक के आकार के होता है दोस्तों। इसको क्या वो मशरूम रॉक भी बोलते हैं, इसको छत्रक सेल को मशरूम रॉक भी बोलते हैं, छाते के आकार के होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, इसके कारण जो ऊपरी भाग इसका निचले भाग आसानी से कटता है। यहाँ पे जब दोस्तों हवा चलती है तो इसके हवा जो होता है वह ऊपरी सतह से क्या होता है दोस्तों, टकरा के ऊपर ही बहने लगती है, लेकिन जब वह नीचे टकराती है तो क्या कर उसको जाने का जगह नहीं मिल पाता है इस क्षेत्र में, जिसके कारण क्या करते हैं, वहाँ पे यह अपर्दन करती है। और जब अपर्दन करती है तो इसके आधार से टीला है दोस्तों, उसके इस आधार से यह क्या करती है, अपर्दित करती है, बालुओं को अपर्दित करके जब दूसरे जगह जाके जमा कर देती है तो क्या करती है, वह बालू के टिब्बे का निर्माण करती है, सैंड डंस का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं ये सैंड डंस इस प्रकार से इसका निर्माण करती है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं दोस्तों तो वह वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है और यह बालू विस्तृत क्षेत्र में क्या करती है, निक्षेपित कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं दोस्तों, लोएस। तो इस प्रकार से ये जो है हवा जो है यह रेगिस्तान के इलाके में इस प्रकार से यह अपर्दन करती है। तो हमने आज जान लिया है कि पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के स्थल रूप किस प्रकार से बनते हैं, इसमें इसको बदलने में कौन कौन सी चीज़ें सहायता करती है, इस चीज़ों को हमने आज जान लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।